वो दूसरे देशों की सीमा का पूरा सम्मान करने की बात कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और आज हम आपको इस बदलाव की वजह बताएंगे। लेकिन चीन के साथ इस बयान का अर्थ ये नहीं है कि LAC पर यानी लद्दाख में सब कुछ सामान्य हो गया है। आज की स्थिति यह है कि दोनों देशों की सेनाएं अब आमने सामने खड़ी हैं और दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे की फायरिंग रेंज में हैं और वहां स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है, यानी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि इस बार भारत के हाथों मात खाने वाले चीन के पास अब कौन कौन से विकल्प बचे हैं। चीन क्या अब वहां से वापस चला जाएगा या फिर युद्ध करेगा? और आज पूरी दुनिया में इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन अगर आप चीन को देखें तो पिछले 24 घंटे में चीन इस सीमा विवाद पर 5 बड़े बयान दे चुका है। इससे आप समझ जाएंगे कि चीन कितने तनाव में है। इसके बाद हम हैंड सैनिटाइजर्स में मिलावट के बारे में आपको बताएंगे। एक नई जांच में यह पता चला है कि बाजार में बिकने वाले करीब 50% सैनिटाइजर्स यानी आधे सैनिटाइजर्स या तो नकली पाए गए हैं या फिर उनमें आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जहरीले केमिकल्स मौजूद हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करके खुद को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं या बचा रहे हैं, तो आज आपको भारत में बिकने वाले सैनिटाइजर्स की ये कड़वी सच्चाई, ये खतरनाक सच्चाई जरूर देख लेनी चाहिए। और आखिर में हम सुशांत सिंह राजपूत की बात आज करेंगे, क्योंकि हमें सुशांत सिंह राजपूत का एक ऑडियो मिला है जिसमें वो रिया चक्रवर्ती और अपने कुछ फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत का ऑडियो हमें मिला है। ये बातचीत इस साल जनवरी के महीने में हुई है। इस ऑडियो से पता चलता है कि जनवरी में जब ये बातचीत हो रही है, सुशांत बीमार थे और वो आगे काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स को यहां तक कहा कि वो अब किसी नई फिल्म या विज्ञापन में काम नहीं करना चाहते, यानी अब आगे वो कोई काम नहीं करेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। अब सुशांत इन सब लोगों से ये जानना चाहते थे कि उनके पास कितना पैसा बचा है और उस पैसे से वो अपने कितने दिन अपना जीवन काट सकते हैं, और इसके लिए वो अपनी पसंदीदा महंगी महंगी गाड़ियों को और संपत्तियों को भी बेचने के लिए तैयार थे। वो जानना चाहते थे कि उनके पास सब कुछ मिलाकर कितना पैसा है और उससे वो कितने दिन तक आराम से अपना जीवन चला सकते हैं। एक सफल अभिनेता सब कुछ बेचकर मुंबई से दूर क्यों जाना चाहता था, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम आपको ये ऑडियो भी सुनवाएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि सुशांत सिंह राजपूत जनवरी में ही काफी डिप्रेशन में, इस ऑडियो से पता चलता है कि वो बहुत डिप्रेशन में थे। और अगर आप ध्यान से उनकी आवाज सुनेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि उस समय वो शायद काफी बीमार थे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। लद्दाख के चुशुल में भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत के दौरान भी चीन के सैनिकों ने फिर उकसाने की कार्रवाई की। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि समय पर भारतीय सैनिकों की कार्रवाई ने चीन की कोशिश को नाकाम कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार बताया। 印方的行径严重侵犯了中方的领土主权，也严重的违反了两国相关的协定协议和重要的共识，破坏了边境地区的和平与安宁。那么这呢，与双方一段时间以来推动现地局势 लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच आज की बातचीत बिना नतीजे के खत्म हो गई। ब्रिगेड कमांडर स्तर की यह बातचीत लद्दाख के चुशुल में भारतीय इलाके में हुई थी। लद्दाख के हालात पर भविष्य की रणनीति तय करने के लिए आज दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, विदेश मंत्री S जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे शामिल हुए। सेना मुख्यालय में भी सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पूर्वी लद्दाख के हालात पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। चीन से सीमा पर तनाव के बीच लद्दाख में LAC पर भारतीय सेना ने अपने टैंकों को महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया है। चुशुल और डेमचौक से चीन के हमले की आशंका के बाद यह तैनाती की गई है। लद्दाख में स्पांगुर गैप सहित कई जगहों से चीनी सेना आगे बढ़ सकती है। LAC के करीब T-72 टैंक और अत्याधुनिक T-90 भीष्म टैंक भी मौजूद हैं। चीन की सेना के टैंकों के आगे बढ़ने के बाद भारत ने यह तैनाती की है। भारत ने वर्ष 2016 में ही लद्दाख में टैंक ब्रिगेड तैनात की थी। सूत्रों के मुताबिक जून महीने में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद से भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बोफोर्स तोपों की तैनाती बढ़ा दी है।
तनाव के बाद भारतीय वायुसेना को भी चीन की निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल रूस की 3 दिनों की यात्रा पर मॉस्को रवाना होंगे। मॉस्को में राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। राजनाथ सिंह का ये 4 महीनों में दूसरा रूस दौरा है। 24 जून को मॉस्को में विजय दिवस परेड में रक्षा मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 10 सितंबर को रूस में एससीओ के देशों के विदेश मंत्रियों की भी बैठक है। रूस ने इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को आमंत्रित किया है। भारत और चीन के बीच तनाव को देखते हुए अब तक ये साफ नहीं है कि विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि फेसबुक इंडिया में कई बड़े अधिकारी, प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों के प्रति अपशब्द कहते हैं। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक इंडिया ने दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थकों के पेज डिलीट कर दिए थे, जबकि फेसबुक को संतुलित और निष्पक्ष होना चाहिए था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि फेसबुक इंडिया में कई वरिष्ठ अधिकारी एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के समर्थक हैं। इससे पहले कांग्रेस ने फेसबुक पर बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच वाले पोस्ट पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की मॉब लिंचिंग के मामले में पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को संत सुशील गिरी महाराज की मां ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा गया है, मॉब लिंचिंग में मारे गए अपने पुत्र संत सुशील गिरी महाराज की न्यायिक जांच प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं सीबीआई जांच चाहती हूँ ताकि मेरे पुत्र को न्याय मिल सके। महाराष्ट्र सरकार ने ड्यूटी पर लापरवाही के आरोप में इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। 18 पुलिसकर्मियों के वेतन में कटौती की गई है। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में 2 संत और उनके ड्राइवर की बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ आज दिल्ली के लोधी रोड शवदाह गृह में किया गया। प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक किया गया। अंतिम संस्कार से पहले पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज सुबह प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को उनके दिल्ली के घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई मंत्रियों, नेताओं ने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल शाम दिल्ली के सेना अस्पताल में निधन हुआ था। देश के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ रविवार को ही बाजार बंद रहेंगे। योगी सरकार ने हर हफ्ते शनिवार के लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के नए आदेश के बाद अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के मामलों की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खुले रहेंगे, जबकि रविवार को साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए बाजार बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या 2,30,414 हो गई है, जिनमें से 1,72,140 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। 3,486 लोगों की मौत हुई है। राज्य में इस वक्त 54,788 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 37 लाख के करीब पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 69,921 नए केस आए और 819 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना वायरस से अब तक 36,91,167 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 28,39,882 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। देश में इस समय 7,85,996 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 65,288 लोगों की मौत हुई है। आज हम आपको सबसे पहले लद्दाख में भारत के नए पराक्रम के बाद चिंता में डूबे चीन की बात बताएंगे। चीन ने लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जा करने की एक नई योजना बनाई थी, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, लेकिन भारतीय सेना ने पहले ही चीन की सेना के खिलाफ कार्रवाई कर दी। 29 और 30 अगस्त की रात के बाद से भारत इस इलाके में चीन की सेना के मुकाबले अब ज्यादा ऊंचाई पर और ज्यादा मजबूत स्थिति में बैठा है। यह चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के लिए इतना बड़ा झटका है कि पिछले 24 घंटे में चीन इस मामले में 5 अलग अलग बयान दे चुका है।
चीन के ज्यादातर बयानों का सार यह है कि भारत उसके इलाके में घुस आया है और भारत को अपने सैनिक तुरंत वापस बुलाने चाहिए। चीन की परेशानी आप इस बात से समझ सकते हैं कि उसने अपने सबसे ताजा बयान में यह कहा है कि वो कभी भी किसी दूसरे देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करना चाहता। कितना बड़ा झूठ है ये। इस समय चीन का भारत समेत दुनिया के 18 देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है और इन देशों के इस समय ये सारे देश जो हैं आपके नक्शे पर आप देख सकते हैं। ये वो सारे देश हैं, 18 देश दुनिया भर के, जिनके साथ चीन का सीमा विवाद इस समय चल रहा है। ये वो देश हैं जिनकी जमीन चीन या तो हथिया चुका है या हथियाना चाहता है और वो चीन आज ये कह रहा है कि वो किसी भी देश की कोई जमीन हथियाना नहीं चाहता, किसी भी देश की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहता, 1 इंच जमीन भी उसे किसी की नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि भारत चीन को इस हद तक ले आया है कि वो अब दूसरे देशों की सीमाओं का सम्मान करने की बात कह रहा है। ये बहुत अजीब सी बात है। जो लोग चीन को अच्छी तरह से जानते हैं वो ये बात समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा बदलाव चीन में आया है पिछले 24 घंटे में। इस बदलाव को समझने के लिए आपको चीन के इन 5 बयानों पर आज ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह भी बहुत बड़ी बात है कि चीन जैसा देश भारत को लेकर पिछले 24 घंटे में 5 बयान दे चुका है। पहला बयान आज का है, सबसे ताजा बयान आपको बताते हैं, जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस सीमा विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहता है। भारत ने उसकी सीमा का उल्लंघन किया है और वो चाहता है कि भारत यहां से पीछे हट जाए। ये ताजा बयान है और यह बयान काफी पॉजिटिव माना जाएगा। इससे यह साबित होता है कि चीन अभी शायद युद्ध नहीं करना चाहता। इससे पहले आज भारत में चीन के दूतावास की तरफ से भी एक और बयान आया। इसमें भी कहा गया कि भारत ने चीन की सीमा का उल्लंघन किया है। इससे पहले चीन की सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने भी एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया कि भारत की सेना ने चीन की सेना को उकसाया है और चीन इस संबंध में भारत को जवाब देने के लिए उचित कार्रवाई कर रहा है। यानी इसमें आपको थोड़ी धमकी का एहसास होगा। चौथा बयान चीन की सेना का है, जिसमें कहा गया है कि भारत को अपने सैनिक हटा लेने चाहिए ताकि विवाद और आगे ना बढ़े। और 5वें बयान में चीन की सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा कि भारत के जिन सैनिकों ने सीमा का उल्लंघन किया है उन्हें वापस लौटना चाहिए और जो सैनिक फ्रंट लाइन पर तैनात हैं उन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए। ये 5 बयान है और 24 घंटे में 5 बयानों का मतलब यह है कि चीन के दिमाग में इस समय सिर्फ भारत चल रहा है और कुछ नहीं। इस मामले पर चीन के विदेश मंत्रालय ने आज क्या कहा है आपको वो सुनवा भी देते हैं। 印方的行径严重侵犯了中方的领土主权，也严重的违反了两国相关的协定协议和重要的共识，破坏了边境地区的和平与安宁。那么这呢，与双方一段时间以来推动现地局势缓和降温的努力是背道而驰的。中方对此坚决反对，并且已经向印方提出了严正的交涉，要求印方停止一切挑衅行为，立即撤回非法越线的人员，立即停止任何导致局势紧张、升级和复杂化的举动。 चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। चीन किसी भी देश के सामने कभी शांति और विवाद सुलझाने की ऐसी अपील इससे पहले कभी नहीं ना उसने की है और ना ही वो करता है। लेकिन नए भारत के नए तेवर देखकर चीन की सेना को शायद अब ये समझ में आ रहा है कि असली ताकत संख्या में नहीं बल्कि असली ताकत हौसलों में होती है। और इसी के दम पर आज भारत के सैनिक लद्दाख के चुशूल सेक्टर में 15,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे हैं, जबकि चीन के सैनिक इससे नीचे हैं। आमतौर पर जब कोई सेना ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद होती है तो उसके एक सैनिक को काबू करने के लिए नीचे मौजूद सेना को अपने 6 सैनिक उतारने पड़ते हैं। यानी अगर कोई सेना ऊपर बैठी हुई है, हाइट पर बैठी हुई है, तो उसको बहुत फायदे होते हैं। और लड़ाई में जो रेशो होता है 2 सेनाओं का वो 1:6 होता है। यानी ऊपर बैठी हुई सेना के एक सैनिक का सामना करने के लिए जो सेना नीचे है उसे अपने 6 सैनिक लगाने पड़ते हैं। और इस समय चीन 6 सैनिक लगाने वाली स्थिति में है क्योंकि उसकी सेना नीचे है और इसी बात को लेकर चीन बड़ा परेशान है। लद्दाख के गलवान जैसे इलाकों में ऊपर होने के बावजूद चीन को भारत के एक जवान के मुकाबले
तब अपने 10 जवान तैनात करने पड़ते हैं। यानी आज की स्थिति में भारत का एक एक सैनिक चीन के 10 सैनिकों पर भारी पड़ सकता है। आपको यह भी समझना चाहिए कि भारत ने आखिर ऐसा किया कैसे। उससे पहले एक नक्शा देखिए और यह देखिए कि यह इलाका है कहां। यह घटना पेंगोंग लेक के पास की है, जिसके बाईं तरफ भारत का इलाका है और दाईं तरफ के इलाके पर चीन का कब्जा है, यानी चीन की सेना का कब्जा है। चीन भारत के इलाके में आकर ऊंचाई पर कब्जा करना चाहता था और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पश्चिम में पीछे की तरफ धकेलना चाहता था। यानी चीन का इरादा भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने का था। भारत पहले से ही लगातार रेडार और नाइट विजन कैमरों की मदद से इस इलाके की निगरानी कर रहा था। इसी दौरान भारत की सेना ने पीएलए के सैकड़ों सैनिकों की इस मूवमेंट को नोट किया और इससे पहले कि चीन के सैनिक आगे बढ़ते, भारत के सैनिकों ने 29 और 30 अगस्त की रात ऊंचाई वाले इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अच्छी बात यह रही कि इस पूरे ऑपरेशन में एक भी गोली नहीं चली, कोई हिंसा नहीं हुई और ना ही एक भी सैनिक घायल हुआ। दोनों सेनाओं के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट, कोई भी हाथापाई नहीं हुई। भारत ने ऊंचाई वाले जिस इलाके पर कब्जा किया है उसे ब्लैक टॉप कहते हैं और यह रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहां से भारत के चुशूल सेक्टर के आसपास के बड़े इलाके पर बहुत अच्छी तरह से नजर रखी जा सकती है। यानी जो इस इलाके में आ गया उसे आगे फायदा ही फायदा होगा। अपनी इसी हार से चीन बहुत निराश है और अब वो भारत पर सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहा है। अब स्थिति यह है कि कल एक तरफ तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस विवाद को सुलझाने की कोशिश हो रही थी, तो दूसरी तरफ चीन के सैनिक रात के समय एक बार फिर भारत के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत की सेना ने इस कोशिश को फिर से असफल कर दिया। लद्दाख में चुशूल के जिस इलाके में यह टकराव हुआ है, वहां आसानी से बड़ी गाड़ियां, तोप और बड़े हथियार पहुंचाए जा सकते हैं। इस इलाके में भारत और चीन की सेना के आमने सामने आ जाने का मतलब यह है कि अब दोनों सेनाएं एक दूसरे की फायरिंग रेंज में है। लेकिन ये जो फायरिंग रेंज है, ये बंदूक की फायरिंग रेंज नहीं है, बड़े हथियारों की फायरिंग रेंज में दोनों सेनाएं हैं। यानी अगर दोनों में से कोई भी सेना अपने बड़े हथियारों का प्रयोग करने का ठान ले तो दूसरी सेना उसकी फायरिंग रेंज में बहुत आराम से मौजूद है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों सेनाएं अब एक ही क्षेत्र में लॉक्ड हैं। लॉक्ड हैं का मतलब है कि अब दोनों आमने सामने हैं और दोनों ये इंतजार कर रहे हैं कि पहला मूव कौन करता है। इसके अलावा भारत ने रेजोंग ला और रेकिन ला जैसे महत्वपूर्ण मोर्चों पर भी भारी संख्या में अपनी सेना अब तैनात कर दी है। इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आज भी भारत और चीन की सेना के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों के बीच 8 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन यह बातचीत बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। आज चीन के साथ सीमा विवाद पर भारत की राजधानी दिल्ली में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे शामिल थे। जब भी किसी देश के साथ सीमा पर विवाद बढ़ता है तो आसपास के इलाकों में हलचल तेज हो जाती है। कारगिल से ले जाने वाले रास्ते पर भी अब ऐसी ही हलचल दिखाई दे रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें हम आपको आज दिखाते हैं। अब भारत की सेना अपने हथियारों के साथ तेजी से उस क्षेत्र की तरफ मूव कर रही है। हमें उसी इलाके से आज कुछ तस्वीरें मिली हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन रक्षा मंत्रालय में जो हमारे सूत्र हैं वो हमें ये बताते हैं कि भारत अब वॉर रेडी है, यानी युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। पहली तस्वीर में आप सेना की एक गाड़ी देख सकते हैं जिसके पीछे बड़ी सी तोप है। सूत्रों के मुताबिक 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद से ही इस इलाके में भारत की सेना का लगातार मूवमेंट हो रहा है और बोफोर्स समेत कई तोपों को यहां से ले जाया जा रहा है किसी और लोकेशन पर। यह तस्वीर गलवान में हुई हिंसा के बाद की है। अगली तस्वीर में आप सेना के ट्रकों को देख सकते हैं। इन ट्रकों के जरिए सेना और हथियारों को अब एक दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि ये वीडियो कब और किस लोकेशन के हैं ये हम आपको आज नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा करना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। कुल मिलाकर लद्दाख में जो स्थिति है उसे आप 3 पॉइंट्स में अच्छी तरह से समझ लीजिए। लद्दाख में स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है।
पहला पॉइंट यह है कि सीमा पर स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है इस समय, और यह तनाव इतना ज्यादा है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। एक सैनिक की गलती दोनों तरफ से एक पूरे युद्ध को जन्म दे सकती है। इसलिए इस समय दोनों सेनाएं जो हैं वो लॉक्ड हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं और कभी भी कुछ हो सकता है। और दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो एक दूसरे की फायरिंग रेंज में हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में तो लग रही है, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सवाल यह है कि इस स्थिति के बाद विकल्प क्या बचे हैं, चीन के पास क्या विकल्प है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर आमने सामने खड़ी हैं, और ऐसे में चीन अगला कदम क्या उठाता है, अब इसका इंतजार सभी को है। फिलहाल 3 विकल्प हैं, 3 बातें हो सकती हैं। पहला विकल्प चीन के पास यह है कि चीन की सेना चुपचाप पीछे लौट जाए। दूसरा विकल्प यह है कि चीन युद्ध करे। पहले विकल्प में अगर चीन की सेना पीछे लौट जाती है तो सबके लिए अच्छा है, भारत के लिए भी, चीन के लिए भी, लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि युद्ध टल जाएगा। लेकिन दूसरा विकल्प यह है कि अगर वो नहीं जाते तो फिर और कोई चारा नहीं है, इस जमीन के लिए युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। और अगर लड़ाई नहीं करना चाहते तो एक तीसरा विकल्प यह भी हो सकता है कि फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं जहां हैं वहीं यथास्थिति को वो बनाए रखें, और जहां हैं यानी लॉक्ड इन पोजीशन में ऐसे ही लगातार एक दूसरे के सामने बनी रहें। यह तीसरा विकल्प हो सकता है। लेकिन यह तीसरा विकल्प ऐसा है, ना यह भारत की सेना को सूट करेगा और ना ही पीएलए को सूट करेगा, क्योंकि लंबे समय तक वहां पर अपनी सेना को तैनात करना आसान नहीं होगा। लेकिन अपनी इस रणनीतिक हार से विचलित हो चुका चीन इनमें से क्या विकल्प चुनेगा, यह कहना इस समय बहुत मुश्किल है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस समय यूरोप की यात्रा पर हैं, और इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है और ऐसी समस्याएं आगे भी चलती रहेंगी। इस बयान को भी हम बहुत पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, और उन्होंने इस बात को माना है कि जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसका निर्धारण ही नहीं हुआ है। वो सीमा कभी तय ही नहीं हुई कि कौन सा इलाका भारत का है और कौन सा चीन का है। और चीन इस पूरी बात को, सीमा विवाद को 1954 से टालता आ रहा है। मतलब जवाहरलाल नेहरू के जमाने से भारत चीन से यह कह रहा है कि आप सीमा विवाद को सुलझा लीजिए, एक बार बैठकर तय कर लेते हैं कि असली सीमा कहां है, किसकी है। लेकिन चीन तब से लेकर अब तक इस विवाद को सुलझने नहीं दे रहा, और आज जो स्थिति चीन की हुई है उस स्थिति के लिए खुद चीन ही जिम्मेदार है। लेकिन अब जो हम आपको अभी 3 विकल्प बता रहे थे, पहला विकल्प तो ये कि चीन की सेना वापस चली जाए। ऐसा मुश्किल लगता है कि चीन की सेना ऐसे वापस चली जाएगी बिना कुछ किए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होगी। दूसरा विकल्प जो हमने आपको बताया था वो ये था कि युद्ध हो सकता है। अब इस इलाके के लिए दोनों सेनाओं को युद्ध करना पड़ेगा। यह युद्ध लिमिटेड वॉर भी हो सकता है, यानी एक छोटे इलाके में एक छोटा वॉर हो सकता है, जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध बड़ा युद्ध भी हो सकता है, ऑल आउट युद्ध भी हो सकता है। और आप जानते हैं दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर ताकत है। यह भी हो सकता है कि, और यह वॉर किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इस समय की एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास यह आ रही है कि लद्दाख के पास चूमर में चीन की सेना ने एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की है। यह इस समय की सबसे बड़ी खबर है जो अभी अभी आई है। इस दौरान चीन की सेना की 8 बड़ी गाड़ियां भारत की सीमा की तरफ बढ़ने लगी, जिसे भारत की सेना ने रोक दिया। यानी 3 दिन में चीन 3 बार भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर चुका है, और अब हो सकता है कि चीन और ज्यादा सैनिकों के साथ और ज्यादा बड़े हथियारों के साथ दोबारा हमला बोलने की कोशिश करे। इसलिए देश के लोगों के लिए समझने वाली बात यह है कि इस समय लद्दाख में, इस पूरे सेक्टर में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है, और इस बार दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं, और ऐसा लगता है कि इस बार यह तनाव एक नई सीमा तक जाएगा। लेकिन
अच्छी बात यह है कि भारत इस बार बहुत अच्छी स्थिति में है और भारत के सैनिक एक ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, तो चीन को लड़ने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ेगा। और अगर चीन सोचता भी है कि वो लड़ाई लड़ेगा तो उसे भारत से 10 गुना ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। इतने सैनिकों को और इतने हथियारों को, 10 गुना ज्यादा हथियारों को उसे वहां लाना पड़ेगा। लेकिन यह स्थिति कितनी भी आगे जा सकती है, युद्ध भी हो सकता है, छोटा युद्ध भी हो सकता है, बड़ा युद्ध भी हो सकता है। देश के लोगों को इसके लिए अब मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। दूसरा, आप लोग खुद तो युद्ध नहीं लड़ सकते वहां जाकर, लेकिन आप अपने देश में जहां भी हैं अपने सैनिकों के लिए दुआ कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए और अपने सैनिकों को यह बता दीजिए कि देश के 135 करोड़ लोग हर समय अपने सैनिकों के साथ हैं। हम उनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे, हम अपना विश्वास उन पर बनाए रखेंगे और हमें पूरा यकीन है कि भारतीय सेना देश के सम्मान का पूरा ख्याल रखेगी और वो इसमें पूरी तरह से सक्षम है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चीन के बाद अब हम एक और खबर आपको बताते हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस के दौर में भारत के 135 करोड़ लोगों के लिए यह बहुत जरूरी खबर है। इस खबर के केंद्र में हैं 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो आजकल आप हमेशा अपने साथ रखते होंगे। सोचकर देखिए, आजकल आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? पहली चीज है हैंड सैनिटाइजर और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है फेस मास्क। कहते हैं कि कोरोना वायरस से ये 2 ही चीजें आपको बचा सकती हैं, एक हैंड सैनिटाइजर और दूसरा आपका मास्क। इन दोनों को कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार माना जाता है। लेकिन भारत में बिकने वाले ज्यादातर हैंड सैनिटाइजर्स इस समय नकली पाए गए हैं। ज्यादातर फेस मास्क की क्वालिटी ऐसी ही है कि वो आपको पूरी तरह से वायरस से नहीं बचा सकते। यानी ये दोनों के दोनों हथियार जिन पर आप पूरा विश्वास करके बैठे हैं, दोनों ही आपको खतरनाक स्थिति में ले जा सकते हैं। हम सबसे पहले हैंड सैनिटाइजर्स के बारे में आपको बताएंगे। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी CGSI ने मुंबई और आसपास के इलाकों से हैंड सैनिटाइजर्स के 122 सैंपल्स जमा किए, फिर इनकी जांच की। इस जांच में इनमें से 50% या तो नकली पाए गए या फिर इनमें मेथनॉल जैसे जहरीले रसायनों की ज्यादा मात्रा पाई गई। यानी जिन सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करके आप ये समझ रहे हैं कि अब आपने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, उनकी क्वालिटी पूरी तरह से भगवान भरोसे है। जो 122 सैंपल इकट्ठा किए गए उनमें से 118 सैंपल ब्रांडेड कंपनियों के थे, यानी लोकल कंपनियों के नहीं थे, ब्रांडेड कंपनियों के थे, जबकि 4 अनब्रांडेड यानी लोकल कंपनियों के थे। इन सैंपल्स की जांच में पता चला कि 37% सैनिटाइजर्स के जो ऊपर लेबल लगे होते हैं उस पर जो दावे थे वो ठीक नहीं थे। 10% सैनिटाइजर्स ऐसे थे जिनके लेबल पर कोई जानकारी दी ही नहीं गई थी, कुछ नहीं लिखा था। एक कंपनी का सैनिटाइजर तो ऐसा भी था जो कोरोना तो छोड़िए किसी भी वायरस को मारने में सक्षम नहीं था, यानी उसमें वो बिल्कुल, उसका जो प्रभाव था वो बिल्कुल जीरो था। आप सोच रहे हैं कि आप सैनिटाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि वो सैनिटाइजर किसी काम का है ही नहीं। आप समझिए कि आप खाली पानी से अपने हाथ धो रहे हैं। अगर इस जांच को आधार मान लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि भारत में बिकने वाले आधे हैंड सैनिटाइजर्स या तो मिलावटी हैं या वो कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम ही नहीं है। इस जांच में एक और खतरनाक बात पता चली कि 4% हैंड सैनिटाइजर्स में एक जहरीला केमिकल मौजूद है जिसका नाम है मिथेनॉल। जिस सैंपल में यह केमिकल पाया गया, उन सैंपल्स को बनाने वाली कंपनियों ने यह दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट में 70 से 95% तक इथेनॉल यानी अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन असल में ये कंपनियां अल्कोहल की जगह 18 से 65% तक मेथनॉल का इस्तेमाल कर रही थी। मेथनॉल अगर किसी के शरीर में चला जाए तो वो व्यक्ति बेहोश हो सकता है, उसकी किडनी फेल हो सकती है और सांस लेने में भी उसे परेशानी हो सकती है। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से आपकी जान भी जा सकती है। जिन कंपनियों के सैनिटाइजर्स में ये जहरीला केमिकल पाया गया, उनके नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, आप नोट कर सकते हैं। कुल मिलाकर भारत में कई कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए या तो ग्राहकों को मिलावटी और नकली सैनिटाइजर्स बेच रही हैं या फिर आपके घर और शरीर में जहर पहुंचाने का काम कर रही हैं। यही हाल फेस मास्क का भी है।
कोरोना वायरस के बाद से भारत में फेस मास्क और सैनिटाइजर्स बनाने वाली कंपनियों की संख्या में बहुत तेजी आई है, बाढ़ सी आ गई है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। एक समस्या यह भी है कि जिन लोगों के पास अच्छा फेस मास्क है, उनमें से भी कई लोग ठीक से इसे पहनना नहीं चाहते। ऐसे लोग अपने साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे जब कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डालता है। अगर लोग सावधान हो जाएं और ठीक से फेस मास्क पहनना शुरू कर दें तो भारत में लाखों लोगों की जान अब भी बचाई जा सकती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के एक रिसर्चर का आकलन है कि अगर भारत में फेस मास्क को प्राथमिकता दी जाए तो इस साल दिसंबर तक 2 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। इससे संक्रमण की रफ्तार को 40% तक कम किया जा सकता है। भारत में अब तक 36 लाख लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है। इसमें 66,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इसके बावजूद भारत में सैनिटाइजर जैसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर अभी किसी का ध्यान नहीं है। कोरोना वायरस के इस दौर में ये लापरवाही कैसे भारी पड़ सकती है, इस पर हमने एक छोटा सा विश्लेषण आज आपके लिए तैयार किया है। इसे खुद ध्यान से देखिए और आपके जो जानने वाले लोग हैं, आपके दोस्त हैं, पारिवारिक मित्र हैं, उनसे भी आप इसे शेयर कीजिए, उन्हें भी फायदा होगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन अब भी महीनों दूर है और इस महामारी से बचने के 2 सबसे मजबूत हथियार हैं फेस मास्क और सैनिटाइजर। जिसने अपने हाथों को सैनिटाइज कर लिया और जिसने चेहरे पर ठीक से मास्क लगा लिया, वो इस वायरस से आधी जंग यूं ही जीत जाता है। लेकिन भारत का सिस्टम और भारत के लोग इस जंग में दिल से लड़ ही नहीं रहे। मुंबई और ठाणे में सैनिटाइजर्स के 100 से ज्यादा सैंपल्स लिए गए। इनमें से करीब आधे या तो मिलावटी निकले या फिर ग्राहकों को गुमराह करने वाले, जबकि कुछ तो ऐसे थे जिनमें कोरोना वायरस से बचाने वाले नहीं बल्कि आपको अस्पताल पहुंचाने वाले जहरीले केमिकल मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स की राय है कि सैनिटाइजर के प्रति सिस्टम और लोगों की ये सोच पूरे देश के स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। सैनिटाइजर आप यूज कर सकते हैं जब कहीं आप बाहर हैं जहां आपके पास सोप वाटर की फैसिलिटी नहीं है, बट आमतौर पे जो लोग घर पे हैं या अगर आप ऑफिस में भी जा रहे हैं, आजकल जैसे काम पे भी जा रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम ही है मोस्टली लोग, तो वो सोप एंड वाटर यूज कर सकते हैं। आपको सैनिटाइजर की जरूरत ही नहीं है। साबुन तो सबके घर में ही है, वाटर सप्लाई है और आप अच्छे से 20 से 30 सेकंड अपना हाथ आगे पीछे अच्छे से धोएं, वो ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन अगर आप हर समय सैनिटाइजर यूज करते हैं। भारत में मार्च में कोरोना वायरस तेजी से फैलना शुरू हुआ और अप्रैल और मई आते आते देश के तमाम शहरों और कस्बों में धड़ल्ले से सैनिटाइजर बनने लगे। लोगों के मन में खौफ है, इसलिए इनकी मांग भी 6% की रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन बढ़ती मांग के बीच लोग सैनिटाइजर को लेकर लापरवाह हो रहे हैं। जिस सैनिटाइजर में 60% से ज्यादा अल्कोहल नहीं होता, वो कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं होता। लेकिन क्या लोग सैनिटाइजर खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं? ये आप लोगों की जुबानी सुनिए। बस थोड़ा लगाते हैं, हाँ भाई ये लोग लगा रहे हैं इसलिए हम भी लगा लेते हैं, चलो ठीक लगा लिया। जो सैनिटाइजर आजकल मार्केट में मिल रहे हैं वो आजकल कोई भी बना रहा है सैनिटाइजर। ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए लगा लिया, बट सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए हमने लगा लिया। अब कोरोना से हम बच सकते हैं, बट ऐसा मुझे जहाँ तक लगता है कि सैनिटाइजर लगाने से श्योरिटी नहीं है पूरी तरह से। सैनिटाइजर से समझौता आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, तो मास्क पहनने के प्रति बढ़ती गई लापरवाही आपके साथ साथ दूसरों के जीवन को भी खतरे में डाल देती है। भारत में संक्रमण अब चरम पर पहुंच रहा है, लेकिन कई लोगों का मास्क नाक से ऊपर आने का नाम ही नहीं लेता। लगाया ना सर, ये गर्दन में टांग रखे हैं। अरे इससे दब गया है सर। आपने मास्क क्यों नहीं पहना था? सर पानी पिया था यहाँ अभी, लेके पानी की बोतल वही बैठे पानी पिया था, वही बैठे हुए थे हम। आपके पास मास्क भी नहीं है? ये है ना सर। अमेरिका में कंप्यूटर मॉडलिंग के आधार पर हुई रिसर्च कहती है कि अगर भारत के लोगों ने ठीक से मास्क पहनना सीख लिया तो सिर्फ दिसंबर तक ही 2 लाख लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। कोरोना वायरस से मौतों के मामले में भारत अभी दुनिया में 5वें नंबर पर है। भारत में अब भी कोरोना का कर्व समतल नहीं हुआ है, इसलिए अभी मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। लेकिन आपके मास्क पहनने की आदत लाखों जिंदगियां बचा सकती है।
मास्क तो पहन रहे थे, पानी पीने के लिए हटाया था मैंने। नहीं, आप सिगरेट पी रहे थे, उसी के लिए हटाया था। नहीं भाई साहब, हेलमेट उनको उतारा तो मास्क निकल गया। इसलिए मास्क से कतराइए मत और बाजार से कोई भी सैनिटाइजर उठाकर इतराइए मत, क्योंकि बेमन से पहना मास्क आपकी और दूसरों की जान का दुश्मन बन सकता है और सस्ते के चक्कर में खरीदा गया सैनिटाइजर आपको कोरोना से बचाने की बजाय अस्पताल तक पहुंचा सकता है। इसलिए दोनों ही मामलों में सोच समझकर फैसला लीजिए। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समस्या तो हमने आपको बता दी, लेकिन अब आप इससे बचेंगे कैसे, ये भी तो बताना हमारा ही काम है। इसलिए अब आपको बताते हैं कि आप असली और नकली सैनिटाइजर की पहचान कैसे कर सकते हैं, इसलिए इसे भी ध्यान से नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको वही सैनिटाइजर खरीदना चाहिए जिस पर किसी जानी पहचानी भरोसेमंद कंपनी का लेबल लगा हो, जिसे किसी भरोसेमंद कंपनी ने बनाया हो। फिर इस लेबल को ध्यान से आप पढ़ें कि कहीं इसमें बड़ी मात्रा में मेथनॉल तो नहीं है, कहीं इस पर यह तो नहीं लिखा है कि यहां बड़ी मात्रा में इस सैनिटाइजर में मेथनॉल का प्रयोग किया गया है। आपको यह भी देखना चाहिए कि सैनिटाइजर में इथेनॉल है या नहीं। जिस सैनिटाइजर में इथेनॉल नहीं होता वो किसी काम का नहीं है, यानी बिना इथेनॉल वाला सैनिटाइजर बिल्कुल बेकार है। इसलिए आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि उसके लेबल पर क्या लिखा है और यह सारी जानकारी आपको इकट्ठा करनी चाहिए। अगर कोई ऐसी कंपनी का सैनिटाइजर आप खरीद रहे हैं जो उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिख ही नहीं रहा है, तो उसे तो आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सब बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी ऊपर लिख कर देते हैं आपको। सैनिटाइजर को किसी ठंडी जगह पर और बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर रखें, ठंडी जगह पर रखें। और अगर आपके परिवार में किसी ने मिथेनॉल से बने सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लिया है तो फिर उसके स्वास्थ्य पर नजर रखें। अगर उसे सिर दर्द, चक्कर, पेट में दर्द या उल्टी की शिकायत हो रही हो तो फौरन आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जिन लोगों को त्वचा, किडनी या लीवर की कोई समस्या है उन्हें सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। आंख बंद करके सैनिटाइजर्स कभी भी इस्तेमाल ना करें। अब हम छात्रों की बात करेंगे। पिछले कितने समय से आप लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि देश भर के जो छात्र हैं वो इंजीनियरिंग की परीक्षाएं नहीं देना चाहते, नीट की परीक्षाएं नहीं देना चाहते, जेईई की परीक्षाएं नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं इन परीक्षाओं को टाल दिया जाए। सरकार ने इन परीक्षाओं को नहीं टाला और सरकार ने कहा ये परीक्षाएं समय पर ही होंगी। देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए जेईई की परीक्षा आज शुरू हो गई। 660 केंद्रों पर, स्थानों पर इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें से 8.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने जहां पर आज परीक्षा दी है। यह वही जेईई का एग्जाम है जिसे लेकर कुछ दिन से हमारे देश में बहुत राजनीति चल रही है। सोशल मीडिया पर परीक्षा को रद्द कराने के लिए जोरदार अभियान चलाए गए, इसे ट्रेंड करवाया गया। सोनिया गांधी से लेकर तमाम नेताओं ने, आपको याद होगा सोनिया गांधी ने इसे लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं को और विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया था। यहां तक कि इन मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही थी और कहा था कि जो विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करेंगे, इन परीक्षाओं को वो रुकवाएंगे। लेकिन ये सारी बातें विपक्ष के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता ही कह रहे थे और सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर इन सबकी बैठक भी बुला ली। कहा जा रहा था कि इस समय परीक्षा कराने से छात्रों को कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा होगा और ऐसे में ये परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे लाखों छात्रों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन आज परीक्षा केंद्रों पर बिल्कुल अलग ही माहौल था। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ठीक से पालन हुआ। छात्रों को पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूर दूर बैठाया गया और हमारी टीम आज वहां गई परीक्षा केंद्रों पर देखने के लिए कि छात्र कितने नाराज हैं, ये छात्र कितने गुस्से में हैं। क्या ये छात्र अब जबरदस्ती परीक्षा देने के लिए आए हैं? छात्र असल में चाहते क्या हैं? हमने इस दौरान कुछ छात्रों से बात की। उनमें से ज्यादातर का कहना था कि ये परीक्षा जरूरी थी वरना उनका 1 वर्ष खराब हो जाता। कुछ छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी जरूर हुई, ये बात सही है। बहुत से छात्रों ने कहा कि हमें बहुत परेशानी हुई यहां आने में, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर इंतजाम से छात्र और उनके मां बाप दोनों ही खुश दिखे। मैं
चाह रहा था कि हो जाए, क्योंकि एक ईयर बहुत इम्पोर्टेंट लगता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। कुछ लोग चाहते थे, हो सकता है जिन्होंने पढ़ा ना हो वो चाहते होंगे, लेकिन जो प्रिकॉशियस हैं वो ऐसे चाहते नहीं होंगे। पहले तो थोड़ा अच्छा लग रहा था कि थोड़ा और टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने को, पर धीरे धीरे फिर वो प्रेशर ही बन रहा था कि अब पेपर तो हो नहीं रहे हैं, अब क्या करें, कुछ और कर नहीं सकते क्योंकि बाहर नहीं जा सकते, और पेपर का प्रेशर तो है ही ऊपर से। पेपर तो देना ही था, आज नहीं तो कल, अब कब तक डालते। मेन प्रॉब्लम आई फील मुझे ये थी कि प्राइवेट कॉलेजेस एडमिशन ले रहे थे और उसकी वजह से हमें बैकअप में पैसे देने पड़ रहे हैं, तो अगर ये एग्ज़ाम नहीं होता तो फिर हम पैसे रिफंड नहीं कर पाते टाइम से। मैं तो देना चाहता था इसी रीज़न की वजह से। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए था, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग कि हम लोग यहीं पे घर पे बैठे हुए हैं एंड ऑल। लाइक मेरे को तो अच्छा लगा मोदी जी का डिसीजन किया। इट वाज लाइक सोशल मीडिया में आए दिन कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें होती रहती, तो लाइक मेरे को अब फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। कोई भी टीचर हाथ नहीं लगा रहा था, सब आराम से पहले रखा जाता था, फिर सैनिटाइज करा जाता था, फिर स्टाम्प लगाए तो पहले सैनिटाइज किया गया, फिर मार्कर से लगाए, फिर हाथ फिर सैनिटाइज हुआ, फिर मतलब सारा चीज़ में अच्छा से हुआ। जो भी अरेंजमेंट्स है सारा बहुत अच्छा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सब चीज़ अच्छे से हुआ। फाइनली अब रिलैक्स लग रहा है कि हाँ एग्ज़ाम हो गए, और एग्ज़ाम में भी बहुत प्रिकॉशन ध्यान दिए, सैनिटाइज कराते रहे हाथ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं पड़ी, बहुत अच्छे से हो गया एग्ज़ाम, और अब फाइनली रिलैक्स लग रहा है, एक एग्ज़ाम हो गया। रिलैक्स तो काफ़ी फील हुआ, और मतलब मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि कोरोना के चक्कर में, किसी भी पैंडमिक के चक्कर में इन सब चीज़ों में रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये थोड़ा मतलब डाउट चल रहा था कई वीक से, मतलब होगी कि नहीं होगी, फिर बाद में हो गया तो अब रिलीव हो गया। पहले थोड़ा बहुत लग रहा था कि अगर नहीं हुआ अभी भी तो मतलब क्या होगा, इतनी मेहनत करी हो वेस्ट ना हो जाए, पर वो काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। सेशन खराब नहीं होना चाहिए ना, एक साल बर्बाद हो जाएगा बच्चे का तो क्या फ़ायदा बताइए, अगले साल उसके डबल हो जाएंगे तो उसे कैसे कंट्रोल करोगे अगर अभी नहीं कर रहे हो ना। सोशल मीडिया में जो कर रहे हैं वो लॉबी है ना, एक कर रही है तो करते जा रही है, उसके अगेंस्ट में अगर कोई खड़ा होगा तो चाहते हैं यार खड़ा ही क्यों होना, शांत रहो। मुझे लगता है ये राइट स्टेप है, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चों के कंटिन्यू कर रहा है पढ़ाई, तो अभी वो डीमोटिवेट हो जाता है अगर ये फिर से पोस्टपोन हो जाता तो। थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी इसमें आ गया, पॉलिटिसाइज भी हो रहा था इशू, अदरवाइज ये स्टेप बिल्कुल सही है। ऐसे ही स्ट्रेस था कि एग्जाम नहीं हो रहे थे, वो ही स्ट्रेस था, बच्चे परेशान थे, हमारा ही बच्चा 4 महीने से परेशान था, कब एग्जाम होंगे। एक टारगेट होता है ना कि भैया इस तारीख तक मुझे काम करना है, वो टारगेट बढ़ता जा रहा, तो एक टाइम के बाद बच्चों का पढ़ाई में मन ही लग ही नहीं रहा था, समझ नहीं आता क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। तो अच्छा है कि एग्जाम अब हो रहे हैं। ये एग्जाम होना चाहिए था, जो अपने शेड्यूल टाइम पे बहुत अच्छा हुआ। कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसके एटलीस्ट 1 ईयर खराब हो किसी बच्चे का। आज हमने आपको उन छात्रों से बातचीत दिखाई है जिन छात्रों ने ये एग्जाम दिया है, परीक्षा दी है, और उनके माँ बाप से भी हमने बातचीत की, वो भी हमने आपको दिखा दिया। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से लोग थे जो इस परीक्षा का विरोध कर रहे थे, वो कौन से छात्र थे जो कह रहे थे कि उन्हें ये परीक्षा देनी नहीं है, वो कौन से लोग थे जो लगातार सोशल मीडिया पर इस विषय को ट्रेंड करवा रहे थे, और वो कौन से लोग थे जो ये कहते थे कि सारा मीडिया जो है वो मिलकर इकट्ठा हो जाए और इन परीक्षाओं पर रोक लगवा दे। क्या वो छात्र थे या फिर वो कोई और थे? और क्यों हमारे देश के विपक्ष के नेताओं को इस पूरे मामले में इतनी दिलचस्पी आ गई? आपको क्या लगता है, सारे नेता जो सर्वदलीय बैठक कर रहे थे, इन्हें छात्रों के भविष्य से इतनी ज्यादा चिंता है? ये सारे मुख्यमंत्री जो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हो गए, आपको क्या लगता है कि इन्हें छात्रों से कोई लेना देना है? ये सब लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे। इन्हें लगा कि 26 लाख छात्रों की मर्जी यही है, इनमें से कोई एग्जाम नहीं देना चाहता। फिर इन्हें लगा 26 लाख छात्रों का मतलब है 26 लाख परिवार। 26 लाख परिवारों का मतलब है कि कम से कम 1.5 से 2 करोड़ वोट। और नेताओं को लगा कि ये तो बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार हो जाएगा और हम इन छात्रों का मुद्दा लेकर जनता के बीच में चले जाते हैं। ये जनता के बीच में कैसे जाएंगे? हम अपने आईटी सेल को लगा देंगे और वो इसे रोज ट्रेंड कराएगा। फिर लगा जो मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार थे, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को देखकर अपनी खबर निर्धारित करते हैं। आजकल शायद आपको पता नहीं होगा, बड़े बड़े पत्रकार जो बड़े बड़े शोज करते हैं न्यूज चैनल्स पर, वो अपनी खबरें कहां से लाते हैं? वो कैसे ये तय करते हैं कि आज रात को 9 बजे वो क्या दिखाने वाले हैं? वो कोई मेहनत नहीं करते, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर जाते हैं, वो देखते हैं आज दिन भर क्या ट्रेंड चल रहा है, फिर जो ट्रेंड जो चीज चल रही होती है उसी को उठाकर वो समझ लेते हैं कि जनता की जो ओपिनियन है, राय है, वो यही है जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है,
और फिर वो उसी को जनता की राय समझकर अपने अपने न्यूज चैनल्स पर उसके बारे में बात करने लगते हैं। वो शायद ये बात नहीं जानते कि अब सोशल मीडिया में जो ट्रेंड्स होते हैं, लगभग आधे ट्रेंड्स वो होते हैं जिन्हें ट्रेंड कराया जाता है, जिन्हें पैसा देकर ट्रेंड कराया जाता है, जिन्हें कोई ना कोई पार्टी ट्रेंड करा रही है, कोई ना कोई पार्टी का आईटी सेल ट्रेंड करा रहा है, कोई ना कोई मार्केटिंग फर्म उन्हें ट्रेंड करा रही है, कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसा है जो उन्हें ट्रेंड करा रहा है, और भोले भाले लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। निश्चित रूप से हो सकता है कि बहुत सारे छात्र भी ऐसे रहे हों जो ये कहते हों कि हमें परीक्षा नहीं देनी क्योंकि उनकी परेशानियां जायज हों। हम ये नहीं कह रहे, ऐसे लोग हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे छात्रों की तैयारियों पर खराब असर भी पड़ा हो। ऐसे भी बहुत सारे छात्र होंगे जिन्हें परीक्षा केंद्र पहुंचने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षा ही ना कराई जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि लाखों छात्रों को आप एक साल के लिए उनके घरों में बैठा दें और फिर अगले साल दुगने जो जब छात्र हो जाएंगे वो दुगने छात्र उसी सीटों के लिए फिर से दोबारा एग्जाम दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहा है। मामला चाहे जो भी हो, उन्हें विरोध ही करना होता है। आपने ये देख लिया। अब जब हम विरोध की राजनीति की बात कर ही रहे हैं तो इसका दूसरा पहलू आपको दिखाते हैं। जेईई कांग्रेस एक तरफ मांग कर रही थी और भी बहुत सारे नेता मांग कर रहे थे कि जेईई और नीट की परीक्षा ना कराई जाए। दूसरी तरफ यही लोग नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं को मुद्दा अब लगातार बना रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो नौकरियों के लिए जो परीक्षा होती है वो परीक्षा क्यों नहीं हो रही, उस परीक्षा को तुरंत कराना चाहिए। अब ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा किसी को कि एक ही नेता, एक ही लोग, एक लोगों का ग्रुप वो कहता है कि जेईई और नीट की परीक्षा ना कराओ, लेकिन नौकरियों की जो परीक्षाएं हैं वो तुरंत होनी चाहिए। कोरोना वायरस और कुछ दूसरे कारणों से सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाओं और उनके नतीजों में देर हो रही है। यह भी एक बड़ा मुद्दा है देश का। जो कांग्रेस पार्टी इंजीनियरिंग और मेडिकल के एडमिशन की परीक्षा पर पाबंदी लगवाना चाहती थी, वही पार्टी ये चाहती है कि सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं तुरंत कराई जाएं। आज राहुल गांधी ने और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर बाकायदा ट्वीट भी किया और वो ये कह रहे हैं कि नौकरी की जो परीक्षाएं हैं ये तुरंत होनी चाहिए। हमारा मानना है कि जेईई और नीट की परीक्षा जितनी जरूरी है उतनी ही सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं भी जरूरी है। हम पहले दिन से कह रहे हैं नीट की परीक्षा होनी चाहिए और जेईई की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में जो भर्ती परीक्षा होती है वो परीक्षाएं भी तुरंत होनी चाहिए जैसी बाकी परीक्षाएं हो रही हैं, और जिन परीक्षाओं के नतीजे सरकार ने रोक कर रखे हैं वो भी तुरंत बाहर होने चाहिए, नतीजे आने चाहिए। एसएससी की परीक्षाओं और नतीजों में देरी से लाखों छात्र परेशान हो रहे हैं, इसलिए सरकार को भर्ती परीक्षाओं में भी अब तेजी दिखानी पड़ेगी। किसी भी छात्र के जीवन में दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहली है उसकी लिखाई पढ़ाई और दूसरी है पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोजगार। यही दो चीजें हैं एक युवा के जीवन में, पढ़ाई लिखाई और फिर रोजगार, और इन दोनों चीजों को आप रोक नहीं सकते। भर्ती परीक्षाओं में ढिलाई पर नौजवानों की शिकायत बिल्कुल वाजिब है, लेकिन राजनेताओं की दिलचस्पी उनके भविष्य में नहीं है, उनके भविष्य में कम और अपनी सियासत चमकाने में ज्यादा दिलचस्पी है। वरना दो अलग अलग परीक्षाओं पर दोहरे मापदंड ऐसे नहीं अपनाए जाते। एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड सरकारी नौकरियों के लिए दो सबसे बड़ी एजेंसियां हैं। इनके काम में ढिलाई को लेकर अक्सर शिकायतें आती रहती हैं। अभी कोरोना संकट का बहाना है, लेकिन पहले भी इन एजेंसियों का काम कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। एसएससी और रेलवे भर्ती के पेपर लीक होना बहुत पुरानी समस्या रही है। इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पिछले महीने ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। साथ ही वो राजनीति भी बंद हो जाएगी जो छात्रों और नौजवानों की आड़ में बहुत सारे नेता इस समय चला रहे हैं और नकली माहौल पैदा कर रहे हैं। आपने यहां यह भी देखा होगा, आज ही दिल्ली के जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसे सितंबर के आखिर तक बंद कर दिया गया है। वहां के छात्र इस बात पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को बंद क्यों कर दिया। छात्र ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खोलिए, हमें यूनिवर्सिटी में आना है और हमें पढ़ाई करनी है, जबकि यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है वो ये कह रहा है कि अभी हम इस पूरे महीने यूनिवर्सिटी को बंद रखेंगे।
अब ये कौन से छात्र हैं? तो अब आप सोचिए, एक जगह छात्र कह रहे हैं कि हमें कॉलेज में जाना है, हमें पढ़ाई करनी है। दूसरी जगह छात्र कह रहे हैं हमें परीक्षा नहीं देनी है। तीसरी जगह छात्र कह रहे हैं कि जो नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होनी है वो तुरंत होनी चाहिए, हमें वो परीक्षाएं देनी है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग नेता और अलग अलग ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इन मामलों को राजनीतिक बनाने में जुटे हुए हैं। इन मामलों को लेकर ट्रेंड कराया जाता है, फिर नेता इस पर ट्वीट करने लगते हैं और धीरे धीरे ये मामला जोर पकड़ने लगता है। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे, जमीनी हकीकत देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, असली छात्रों से बात करेंगे, असली छात्रों के माँ बाप से बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि देश का मूड क्या है। यहां हम 4 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। 4 मिनट के बाद हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सब कुछ छोड़कर मुंबई से क्यों चले जाना चाहते थे। इस खबर का आधार उनका एक ऑडियो है। आज हम आपको उस ऑडियो के कुछ हिस्से सुनाना चाहते हैं और सुशांत की मौत को लेकर उठ रहे सवालों की इसके जरिए हम पड़ताल करना चाहते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि ये ऑडियो किन हालात में रिकॉर्ड किया गया, ये ऑडियो किन हालात में बाहर आया और इस ऑडियो से जो बातें सामने आ रही हैं उससे किसे फायदा होता है। इस ब्रेक के बाद समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर
हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक नया ऑडियो सामने आया है जिसमें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ बैठे हुए हैं और उनसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं। बातचीत को जब पूरा सुनते हैं, ये लगभग 30 से 35 मिनट का ऑडियो है, और जब इसे पूरे ऑडियो को सुनते हैं तो ये पता चलता है कि सुशांत को इस साल के जनवरी में ही ये पता चल गया था कि वो बीमार हैं और वो काम करने की स्थिति में नहीं है। वो जानते थे कि वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। सुशांत इस बातचीत में कह रहे हैं कि वो जितनी भी फिल्मों के जो ऑफर्स हैं वो अपने मैनेजर को कह रहे हैं कि उन सब ऑफर्स को अब मना कर दो, और वो आगे काम नहीं करना चाहते। वो ये भी जानना चाहते थे इस बातचीत के दौरान कि अभी उनके पास जो पैसा है, पहले तो वो ये जानना चाहते थे कि कुल मिलाकर उनके पास सब संपत्ति मिलाकर सब बैंक अकाउंट्स में कितना पैसा है और उस पैसे को वो कैसे ठीक से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे उनका कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक काम चल सकता है। यानी अगर वो काम करना छोड़ दें तो फिर वो इस पैसे के आधार पर कितने दिन अपना जीवन आराम से चला सकते हैं। हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इस पूरे मामले में ये ऑडियो बेहद अहम साबित हो सकता है। लेकिन इस ऑडियो के पीछे भी बहुत सारे सवाल हैं। हम उन सवालों के जवाब इस समय हो सकता है आपको ना दे पाएं, लेकिन वो ऑडियो जरूर आपको हम सुना देंगे। इसके बाद आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ऑडियो से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्योंकि इस बात की भी आशंका है कि हो सकता है ये ऑडियो जानबूझकर लीक कराया हो। यह भी हो सकता है कि ये इसलिए लीक कराया गया हो ताकि इससे साबित किया जा सके कि सुशांत सिंह राजपूत पहले से ही डिप्रेशन में थे। यह भी हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को यह पता रहा हो कि वो उन्हें जो दवाएं दे रही हैं उनके कारण सुशांत बहुत डिप्रेशन में जा चुके हैं, और यह भी हो सकता है कि वो सारी संपत्तियों में रिया को अपना नॉमिनी बना देते। यानी आजकल इतने सारे षड्यंत्र की थ्योरीज आ रही हैं सुशांत के आसपास कि कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकते। ये जो ऑडियो आया है, इस ऑडियो को जब आप सुनते हैं तो यह पता चलता है कि इस साल के जनवरी में सुशांत और रिया बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके कुछ और दोस्त भी बैठे हुए हैं जिनका हमें पता लगाना मुश्किल है कौन लोग हैं, लेकिन बातचीत सुनकर यह पता चलता है कि उनमें से कुछ फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स भी हैं जो उन्हें राय दे रहे हैं कि इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, जहां आपको इस पैसे की सबसे अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। पहले ही हम आपको बता दें कि इस ऑडियो को सुनवाने से पहले कि यह हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती ने ओवरडोज के जरिए या बाकी तरीकों के जरिए सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन में डाल दिया हो। सुशांत अब डिप्रेशन में जा चुके हैं। सुशांत इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वो डिप्रेशन में हैं। वो अब इस बात को भी स्वीकार कर चुके हैं कि अब आगे उनके लिए काम करना मुश्किल है, वो काम नहीं कर पाएंगे। फिर उन्हें यह सलाह दी गई हो कि अब आपके पास जितनी संपत्ति है, जितना पैसा है, उसका हिसाब किताब मंगाइए, कीजिए और उस सारे पैसे को एक जगह, एक फंड में आप पार्क कर दीजिए। हो सकता है रिया चक्रवर्ती उस समय यह साजिश कर रही हो कि सुशांत सिंह राजपूत इस बात को स्वीकार कर लें कि अब वो बेकार हो चुके हैं, अब वो डिप्रेशन में है, फिर उनके सारे पैसे को इकट्ठा किया जाए और एक फंड बनाया जाए, और उस फंड में हो सकता है उनकी कोशिश ये रही हो कि सुशांत सिंह राजपूत उन्हें भी उस फंड में एक नॉमिनी नियुक्त कर दें या ये पैसा किसी तरीके से उन्हें मिल जाए। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये षड्यंत्र वाली थ्योरीज हैं। हमारे पास ये प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागजात तो नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य कुल मिलाकर ड्रग्स और रुपए पैसे के लेन देन के इर्द गिर्द घूम रहा है। सुशांत और उनके फाइनेंशियल प्लानर की जो बातचीत चल रही है उसमें रिया चक्रवर्ती सबसे एक्टिव हैं,
सबसे ज्यादा भूमिका उन्हीं की दिख रही है। इस पूरी बातचीत में इतना समझ में आता है कि सुशांत अपने एक्टिंग करियर को लेकर परेशान है और भविष्य को वो सुरक्षित करना चाहते हैं और फिलहाल वो काम छोड़ देना चाहते हैं। इस बात से ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा व्यक्ति आत्महत्या क्यों करेगा। आप पहले ये सुनिए पूरी बातचीत और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। How should we just close save all the money, do it in a way that I can... talked about a worst case scenario yesterday, and that was the worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so that's probably the worst case. So the worst case I can ever see. All financial decisions are with a pool of people in terms of trustees who actually decide. Put it simply, in a trust there are three parties, okay? One is the settlor, the person who brings in something into the trust, right? Then comes the trustees. The law demands that trustees can only act in a fiduciary position, means in a position of trust. So they have been put in charge that, okay, this is the asset that the settlor brought in. You have to just administer this. It's not a transfer of ownership, okay? And I move from city to a smaller, you have family at that place. Either their place or something else like that. Or like there's a thought that Goa maybe, but that suggested that be in Pavna for some time, see that, then first see Goa. Give it like 1 or 2 months before we finally decide that. You know, I'm saying let's treat it as something like a retirement thing. So this is the first goal is this money. Like whatever money he has invested in a way that he gets some returns. I don't mind going to a green secluded place like Goa or Pavna. So the attempt is now that in 1 or 2 days we go to Pavna and set him up there and see how he feels in a couple of days. Few FDs have been made now and some are in mutual funds and some are still open. It was badly managed earlier. To be honest, we just have to be managed. Also not the highest. I know, but I'm saying I would not for put someone like money me, in who when I know that it's just there, all I can suggest is immediately is so low that we only put a certain amount and then we did not. Right. Rather than it being open in a card, which I don't know who the hell will have that card at any given point. So we had plans to shift him from Kotak Privy to Kotak Wealth. Just in case the cards come in someone else's hands, right? Really keep an open-ended limit on cards. No, anyway, I'm saying the card should never have more than 10 lakh rupees. No, what she's talking about is saying what can we do to just ensure that I stop spending money that I can let go of these fancy cars that I've bought. Yeah, you can sell the Maserati. We have to stop यार मुझे एक black coffee दे दे. spending as soon as possible. Give me the all the things. तो अब आपने देखा सुशांत और रिया दोनों बात कर रहे हैं, पैसे के बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है कि एक फंड बना दिया जाए, उसके ट्रस्टी कौन कौन होंगे, ये बात हो रही है। सुशांत कह रहे हैं कि वो अब मुंबई में नहीं रहना चाहते, वो कहीं दूर किसी ऐसे इलाके में रहना चाहते हैं जहां वो अकेला रह सकें। गोवा के बारे में बात हो रही है कि वो गोवा भी जा सकते हैं। सुशांत ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी गाड़ियां बेच देना चाहते हैं, अब वो इन गाड़ियों का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। और सुशांत साफ साफ ये बात कर रहे हैं कि अब वो काम नहीं करना चाहते और वो किसी दूर किसी जगह पर जाकर बस जाना चाहते हैं। एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि अब आप इसे मेरी रिटायरमेंट ही समझ लीजिए, मैं अब रिटायर होना चाहता हूं। अब बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा जो कलाकार है, उनके इतने बुरे दिन भी नहीं आए थे कि उनके पास कोई काम ही ना हो, उनके इतने बुरे दिन नहीं आए थे कि उन्हें कोई फिल्म ना मिल रही हो, उनके इतने बुरे दिन नहीं आए थे कि उनके पैसे खत्म हो गए हों। उनके पास अच्छा खासा पैसा था, काम भी था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तो रिटायर हो जाना चाहता हूं, मैं मुंबई से बाहर निकल जाना चाहता हूं, अब मैं वापस नहीं आना चाहता और अब मैं अपने सारे पैसे को एक जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूं, पार्क कर देना चाहता हूं, एफडी कर देना चाहता हूं और फिर मैं देखना चाहता हूं कि मुझे इससे कितना रिटर्न मिल सकता है। और रिया इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। एक बात तो यह भी हो सकती है, इससे जो साबित होता है वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत जनवरी के महीने में ही बहुत डिप्रेशन में चले गए थे और काम करने की स्थिति में नहीं थे, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। लेकिन इसके पीछे कौन था, कौन वो व्यक्ति था जिसने सुशांत सिंह राजपूत को इस स्थिति में लाकर छोड़ दिया कि वो काम करने के लायक भी नहीं बचे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सारे पैसे का फंड बनाया जा रहा था, हो सकता है रिया चक्रवर्ती का इंटरेस्ट, उसकी पूरी दिलचस्पी इस फंड में रही हो और वो एक नए फाइनेंशियल
एडवाइजर्स को लेकर आई हूं और इसमें लग भी रहा है कि ये नए लोग हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि इससे पीछे जो आपका पैसा जिसने भी मैनेज किया है बहुत खराब तरीके से मैनेज किया है, अब आप हमें दे दीजिए, हम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। तो हो सकता है कि ये जो सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स आए इन्हें रिया चक्रवर्ती लेकर आई हो और रिया ये चाहती हो कि अब सुशांत अपना सारा पैसा इन नए फाइनेंशियल एडवाइजर्स के कहने पर लगाएं, एक ट्रस्ट बनाएं, मुझे उसका ट्रस्टी बना दें और फिर मैं इस पैसे को मैनेज करूं और मैं ही सुशांत सिंह राजपूत की पूरी जिंदगी को मैनेज करूं। मैं ही ये तय करूं कि वो कौन से फैसले लेंगे, कौन से फैसले नहीं लेंगे। मैं ही ये तय करूं कि वो गोवा में रहेंगे, मुंबई में रहेंगे, कहां जाएंगे, और सारे बड़े फैसले वो लें। ये हो सकता है। अब इस बात की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के पास भी ये ऑडियो पहुंच गया होगा, उन्हें ये जांच करनी चाहिए कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस ऑडियो को, इस पूरी बैठक को रिकॉर्ड किसने किया। इसे, ये जो ऐसी बातचीत है जो आपस में उनकी हो रही है, उस समय कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसे जनवरी में ही ये पता चल गया कि इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ये रिकॉर्ड कैसे हुई ये बातचीत, और ये रिकॉर्ड किसने की, और जिसने रिकॉर्ड की है उसकी मंशा क्या थी। जनवरी में इस बातचीत को रिकॉर्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। वो ये सबूत है कि इसका मतलब जिस आदमी ने इसको रिकॉर्ड किया है वो ये जानता था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि सीबीआई को सबसे पहले ये ऑडियो क्लिप ले लेनी चाहिए और फिर ये तय करना चाहिए। आजकल तो ऐसी सब सुविधाएं, टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे समझ में आ जाएगा कि ये ऑडियो उन लोगों में से किसने रिकॉर्ड किया है। सबसे पहले तो यही पता चल जाए और फिर यह पता चलेगा कि इस रिकॉर्ड करने के पीछे मंशा क्या थी, अब इसे लीक करने के पीछे क्या मंशा है, और उन फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बुलाकर उनसे बात करने के पीछे क्या मंशा थी। उन फाइनेंशियल एडवाइजर्स से पुलिस को और सीबीआई को पूछताछ करनी चाहिए और वो अपने आप तुरंत बता देंगे कि सुशांत सिंह राजपूत क्या चाहते थे और उनके जीवन के बड़े फैसले उस समय कौन ले रहा था। हमारा सिर्फ यह मकसद था आपको यह ऑडियो सुनाने का, लेकिन इस ऑडियो को सुनकर यह बिल्कुल साफ पता चलता है कि उस समय सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो बीमार लग रहे थे। उनकी आवाज से पता चल रहा था कि वो ठीक नहीं है। आवाज से यह भी पता चल रहा था कि वो किसी बहुत हैवी मेडिकेशन में है। उन्हें कोई ऐसी दवाई दी गई है जिससे वो बहुत ज्यादा सोचने समझने में सक्षम नहीं है। अब बड़ी बात यही है कि उन्हें ऐसी दवाइयां कौन दे रहा था। उस समय सुशांत का जो पूरा जीवन था उस पर किसने कब्जा किया हुआ था। इस बीच सीबीआई ने आज रिया चक्रवर्ती के माता पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया। इसके अलावा सुशांत के स्टाफ और उनके कुछ दोस्तों से भी पूछताछ की गई। रिया चक्रवर्ती की मैनेजर श्रुति मोदी ने आज यह दावा किया कि उन्होंने सुशांत की बहन नीतू को उसके डिप्रेशन में होने की पूरी जानकारी दी थी। श्रुति और नीतू के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत जो हो रही थी वो भी सामने आ गई है। इसके मुताबिक, इस बातचीत के मुताबिक जो चैट चल रही है दोनों के बीच में व्हाट्सएप पर, पिछले साल 26 नवंबर को श्रुति मोदी ने सुशांत की बहन को डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन भेजा था। इस बातचीत के मुताबिक वो डॉक्टर से मिलना चाहती थी। व्हाट्सएप पर हुई इस बातचीत के सिर्फ 3 दिन बाद यानी 29 नवंबर को सुशांत के पिता ने जब रिया चक्रवर्ती से बात की और सुशांत से मिलवाने को कहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी गुत्थी को समझने के लिए सीबीआई ने सुशांत की बहन को भी पूछताछ के लिए आज बुलाया था। रिया चक्रवर्ती और उनके साथी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत के साथ जो कुछ हुआ उसका दोष उनके परिवार पर रख दिया जाए, यानी सुशांत के साथ जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी सुशांत के परिवार पर डाल दी जाए। सुशांत का परिवार यह कहता है कि सारी जिम्मेदारी रिया की है। अब रिया चक्रवर्ती लगातार ऐसी जानकारियां लीक कर रही हैं जिससे यह साबित किया जा सके कि सुशांत और उसके परिवार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था और सुशांत तो पहले से ही डिप्रेशन में थे। तो इस पूरे मामले पर हमारी नजर है। जो भी बातें सामने आ रही हैं हम लगातार आपको बताते रहेंगे, लेकिन बातें हम वही बताएंगे जो पुष्ट हैं। आपको खबर वही देंगे जो सच्ची खबर है। हम पतंग नहीं उड़ाएंगे यहां स्टूडियो से। हम छोटी छोटी बात को बड़ा करके आपको नहीं बताएंगे। जिस दिन हमें लगेगा कि वाकई कुछ ऐसा हुआ है जो आप सबको जानना चाहिए सुशांत के बारे में, उस दिन हम आपको बताएंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत हमारे लिए टीआरपी बटोरने का कोई साधन नहीं है।
और ना ही हम ये चाहते हैं कि आप भी सारे दिन सब कुछ छोड़कर सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन में ही लगे रहें। उसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हो रही हैं। हम जानते हैं देश के लोग बहुत चिंतित हैं, वो जानना चाहते हैं सुशांत के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके लिए 24 घंटे टीवी पर सिर्फ वही खबरें देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे और सबसे पहले बताएंगे। अब एक और आपको एक दिलचस्प खबर बताते हैं। जरा सी असावधानी कैसे बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है, इसे आपको ताइवान से आई इस तस्वीर के जरिए समझना चाहिए। रविवार को ताइवान में एक काइट फेस्टिवल के आयोजन के दौरान 3 साल की एक बच्ची पतंग के साथ ही हवा में उड़ गई। इस काइट फेस्टिवल में कई विशालकाय पतंगें उड़ाई जा रही थीं, बड़ी बड़ी पतंगें उड़ रही थीं और इसी दौरान 3 साल की ये बच्ची एक बहुत बड़ी पतंग में उलझ गई और वो पतंग उसे खींचकर हवा में ले गई। किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया और जैसे ही पतंग को उड़ाया गया ये बच्ची भी पतंग के साथ हवा में कई फीट ऊपर पहुंच गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। इस दौरान ये बच्ची करीब 30 सेकंड तक हवा में रही। इसके बाद जल्दी से इस पतंग को नीचे उतारा गया और इस बच्ची की जान किसी तरह बच गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस बच्ची को कोई खास चोट नहीं आई, लेकिन इस दुर्घटना के बाद 2 दिन तक चलने वाले इस काइट फेस्टिवल को रद्द कर दिया गया। ताइवान में हर साल इस पतंग महोत्सव का आयोजन होता है और इसे देखने हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन इस बार इस दुर्घटना की वजह से इसके आयोजन को बीच में ही रोकना पड़ा। ये खबर आपको इसलिए बताई है ताकि आपके बच्चे जब कभी भी पतंग उड़ाएं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, आपको लगातार उन पर सुपरविजन यानी उन पर नजर रखनी चाहिए और छोटे बच्चे जब पतंग उड़ा रहे हों तब तो आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि दुनिया की पहली टेलीफोन ऑपरेटर का नाम क्या था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो
तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं।
क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1878 में एमा नट दुनिया की पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर बन गई थी। उन्हें टेलीफोन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बॉस्टन टेलीफोन डिस्पैच कंपनी में नौकरी पर रखा था और माना जाता है कि एमा को उस समय न्यू इंग्लैंड टेलीफोन कंपनी की टेलीफोन डायरेक्टरी के सभी नंबर जुबानी याद थे। दुनिया की शुरुआती साइंस फिक्शन फिल्म्स में से एक अ ट्रिप टू द मून आज ही के दिन वर्ष 1902 में फ्रांस में रिलीज हुई थी। ये एक साइलेंट फिल्म थी और इस फिल्म के कुछ प्रिंट्स को खास तौर पर 200 पेंटर्स की मदद से हैंड पेंट करवाया गया था। ये दुनिया की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फिल्म थी, यानी इसे सिनेमा की धरोहर माना जाता है। आज के दिन वर्ष 1933 में हिंदी के मशहूर कवि दुष्यंत कुमार का जन्म हुआ था। दुष्यंत कुमार को अपनी गजलों के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। उनके गजल संग्रह साए में धूप को हिंदी की क्लासिक रचनाओं में गिना जाता है। उनका निधन सिर्फ 42 वर्ष की उम्र में हो गया था और हिंदी साहित्य में उनका योगदान अनमोल है। और वर्ष 1930 में आज ही के दिन जाने माने भारतीय आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर चार्ल्स कोरिया का जन्म हुआ था। चार्ल्स कोरिया को भारत में आधुनिक वास्तुकला का चेहरा माना जाता है। चार्ल्स कोरिया ने अहमदाबाद में महात्मा गांधी मेमोरियल, मध्य प्रदेश में वहां का विधानसभा भवन, जयपुर के जवाहर कला केंद्र और दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम जैसी कई इमारतों को डिजाइन किया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और क्योंकि आज कवि दुष्यंत का जन्मदिन है, उन्होंने एक बार कहा था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन आज के दौर में ज्यादातर लोग सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहते हैं और सूरत बदलने में किसी की दिलचस्पी नहीं। नमस्कार। पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर।